नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है बिहार के सियासी गलियारे से जुड़ी हुई लेकिन हलचल दिल्ली में देखने को मिल रही है। दरअसल भोजपुरी आबादी में अपना बेहतर प्रभाव रखने वाले सिंगर एक्टर पवन सिंह सियासी गलियारे में अपने लिए मजबूत टिकाऊ जमीन तलाशते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह काफी दिल्ली में पवन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी रहे। लंबी बातचीत उपेंद्र कुशवाहा से हुई, चर्चा का बाजार गर्म हो गया, लेकिन पवन सिंह इस दौरान कुछ बोलने से पहले सीधे अमित शाह के पास पहुंच गए। अमित शाह से पवन सिंह ने मुलाकात की। वहां क्या कुछ बात हुई ये बताने से पहले वो फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पहुंच गए। जेपी नड्डा से भी पवन सिंह ने मुलाकात की है। ये तीनों जगहों पर हुए मुलाकात की तीनों तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई, फिर अमित शाह से और फिर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। लेकिन मुलाकात से जुड़े सवाल को किस तरह से बड़ी ही सफाई से पवन सिंह टाल गए वो भी आपको सुनाते हैं। पवन सिंह ने क्या कहा मुलाकातों को लेकर पूछे गए सवाल पर। अभी थोड़ा वेट करिए। अभी नहीं आपकी मुलाकात पवन जी क्यों लिखता है तो बता दीजिए। आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब सब समय बताइए। अभी सब समय बताई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनाव में अब समय ही कहां बचा है। सीट फाइनल होने की तैयारी में सभी गठबंधन का खेमा जुटा हुआ है। ऐसे में पवन सिंह अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ उसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पवन सिंह को लेकर खुलकर सामने आई थी। और अब उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात, फिर अमित शाह और फिर जेपी नड्डा से मुलाकात। इन मुलाकातों के दौरान क्या बात हुई इसको लेकर बिहार में चर्चा का बाजार गर्म है। हम सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि पवन सिंह के इस मुलाकात को लेकर फिलहाल तो वो इंतजार का मजा लेने का अंदाज में जवाब देकर निकल गए, लेकिन क्या कुछ माना जाए अंकित? देखिए कि जिस तरीके से आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। बिहार से लेकर लगातार दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में मैराथन बैठकें चल रही है, मुलाकातों का दौर जारी है। ऐसे में अगर हम बात करें, जो फिल्म अभिनेता है, गायक है भोजपुरी के, एक बड़ा चेहरा माना जाता है पवन सिंह को। पवन सिंह आज बिहार के प्रभारी यानी कि विनोद तावड़े के साथ उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचते हैं। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव यानी कि ऋतुराज सिन्हा भी पहुंचते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को अंगवस्त्र देकर पुष्प देकर उनका स्वागत करते, पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं। निश्चित तौर पर इस मुलाकात के काफी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव पवन सिंह ने लड़ा था, उसके बाद दोनों के बीच में मनभेद और मतभेद हुए थे, उसको लेके कहीं ना कहीं दोनों नेताओं ने आज एक बड़े पैमाने पर मुलाकात की है। तो विनोद तावड़े से जब बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा था पवन सिंह कभी कहीं नहीं गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी में थे और हैं और रहेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा संकेत अपने आगामी समय में कहीं ना कहीं पवन सिंह को बीजेपी के स्टार प्रचारक के साथ साथ में अगर हम बात करें जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है, तो पवन सिंह को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। उसके बाद पवन सिंह वहां से निकल के गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचते हैं और अमित शाह से तकरीबन 20 से 25 मिनट उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद भी बातचीत करने का प्रयास किया था, लेकिन वो मीडिया से बचते हुए नजर आए। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर पहुंचते और उनको भी अंगवस्त्र देके तकरीबन 15 से 20 मिनट अमित शाह जेपी नड्डा के साथ मुलाकात पवन सिंह की होती है। जब हमने पवन सिंह से बातचीत करने का प्रयास किया तो पवन सिंह से पूछा कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो उन्होंने कहा समय बताएगा, वक्त बताएगा। यानी कि पवन सिंह को कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान की तरफ से बड़ा आश्वासन दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के बीच में जो मतभेद निकल के आ रहे थे सामने, लेकिन बिहार के प्रभारी ने एक बड़ा काम किया, दोनों को आपस में मुलाकात कराई और मुलाकात काफी जश्न वाली मुलाकात थी।
बिल्कुल है, तो हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। धन्यवाद अंकित इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना लौट आए हैं। पटना में एयरपोर्ट पर उनसे बातचीत करने का प्रयास हमारे सहयोगी ने किया। वहां वो सवालों को टालकर चुप्पी साधे हुए सीधे निकल गए। देखना दिलचस्प होगा कि ये मुलाकात बिहार चुनाव से पहले एनडीए खेमे में किस तरह की हलचल लाता है, क्योंकि पवन सिंह लोकप्रिय तो हैं भोजपुरी भाषी समाज में, लेकिन उन्हें जरूरत है इस लोकप्रियता के साथ साथ कुर्सी की भी, और दूसरी ओर उनका कितना फायदा एनडीए खेमा उठा सकता है, ये तोल मोल कर ही आगे की बातें सार्वजनिक की जाएंगी। नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर भी बिहार चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, और वो ये कि वो मतदाता सूची जारी कर दी गई है जिसके आधार पर बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। जी हां, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वोटर लिस्ट एसआईआर की प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद जारी कर दी गई है। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर बिहार में चुनाव होगा। voters.eci.gov.in पर आप जाकर अपने एपिक नंबर से अपने इस लिस्ट में मौजूदगी जांच सकते हैं। आपको बता दें कि करीब 65 लाख के करीब मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ था। बस कुछ ही देर पहले ये लिस्ट जारी हुई है, तो इस लिस्ट से जुड़े आंकड़े आने में थोड़ा समय लग जाएगा। विश्लेषणात्मक आंकड़ों का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये लिस्ट जारी कर दी गई है और आप वेबसाइट पर जाकर इस लिस्ट को देख सकते हैं, अपनी मौजूदगी इसमें जांच सकते हैं। इस लिस्ट को लेकर हमारे सहयोगी राजीव रंजन कुछ और जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम सीधे राजीव के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो फाइनल लिस्ट एसआईआर की प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद जारी कर दी गई है, जिसके आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान होना है। राजीव जी देखिए दीपक, आपने सही जानकारी दी है, और एसआईआर की अंतिम सूची जो जारी कर दी गई है उसमें अब इसी आधार पर मतदान होगा, यानी कि चुनाव होगा बिहार विधानसभा 2025 का। चूँकि 6 तारीख तक मुख्य सचिव को चुनाव आयोग ने पत्र लिख करके कहा है कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग जितनी भी प्रक्रिया है वो पूरी कर लीजिए। 6 तारीख के बाद किसी दिन भी ऐलान हो सकता है, तो वैसी स्थिति में एसआईआर की अंतिम सूची जो है वो जारी करना इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, और उस प्राथमिकता के तहत चुनाव आयोग ने यह सूची जारी कर दी है। अब रह गई बात कि मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि वो सूची मैं अपलोड करूं, और ये अपलोड हो रहा है। देखिए मैं अपने मोबाइल में, चूँकि मैं रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा क्षेत्र में का अस्थाई निवासी हूं, तो वहां का वोटर लिस्ट मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि मैं देख पाऊं। रहा बात कि मैं यहाँ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं लेकिन वोटर नहीं हूं, तो मैंने बांकीपुर का भी वोटर लिस्ट अभी लोड करने की कोशिश कर रहा हूं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, इसके चलते वो सूची सामने नहीं आ पा रही है। चूँकि बहुत देर से ये सूची आ रही है, तो अभी लोगों को प्रतीक्षा करनी होगी कि किन किन लोगों के नाम कटे थे वो नाम जुटे कि नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 1 जनवरी 2025 को यहाँ कुल 7,96,00,000 मतदाता थे बिहार में, जिसका गहन पुनरीक्षण करने के बाद ये 7,24,000 हो गए थे। इस पर 65 लाख जो है नाम कटने की बात आई थी, जिसको लेकर के हाय तौबा मचा हुआ था। विपक्ष के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मतदाता अधिकार यात्रा पर निकले थे। तो ये सारे कवायद के बीच जब पुनरीक्षण हुआ और फिर से जो सूची को लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए, तो चुनाव आयोग ने फिर से उसकी समीक्षा करने की कोशिश की, और समीक्षा कराने के लिए उन्होंने फिर से फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया कि जिन लोगों के नाम कटे हैं, अगर वो वैलिड मतदाता है, वैलिड वोटर हैं, तो वो अपना प्रमाण पत्र जमा करे बीएलओ के माध्यम से। अगर बीएलओ के यहाँ सुनवाई नहीं होता है तो ईएलओ के माध्यम के यहाँ जाए, या जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास जाए। तो ये जब प्रक्रिया पूरी है तो वो आज अंतिम रूप से, अब ये इसमें कोई संशोधन नहीं होना है। जितने लोगों को नाम जुड़ना था वो जुड़ चुके हैं। अब पटना जिला की बात कर ले तो पटना जिला में जो पिछला मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के बाद आया था 14 अगस्त को, वो अब उसमें 1,25,000 के आसपास युवाओं को जोड़ा गया है, या जिनका नाम कटा था उनको जोड़ा गया है। तो ये एक गैपिंग भरने की कोशिश की गई है, लेकिन अब देखना होगा कि जब ये अंतिम रूप से सूची जब
लोड हो जाएगा और लोग देखेंगे और किन किन लोगों बिल्कुल के नाम आंकड़े स्पष्ट कटे होने थे। का इंतजार करना होगा, क्योंकि अचानक से अभी अभी लिस्ट जारी हुई है। बहुत बड़ा फाइल होने से जो तकनीकी समस्याएं होती है, उन समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग खबर मिलते ही वो जांचने के लिए अफरा तफरी की स्थिति में सर्वर पर लोड बढ़ा देते हैं। तो ये थोड़ी तकनीकी समस्या हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरी स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी, सियासी प्रक्रियाएं भी आने लगेगी और विश्लेषणात्मक आंकड़ों का विवरण भी आने लगेगा। लेकिन राजीव, एक चीज और, लिस्ट तो आ गई है, दूसरी ओर निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी आने वाले हैं, यह भी जानकारी है। और ऊपर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के सभी जिले के तमाम जो निर्वाचन पदाधिकारी की यानी कि डीएम और एसपी के साथ बैठक भी चल रही है। इससे जुड़ी कोई ताजा जानकारी है आपके पास? जी देखिए, निर्वाचन आयोग के अधिकारी जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आने की संभावना 4 या 5 को है जी। चूंकि 6 तारीख के बाद कभी भी अनाउंसमेंट हो जा सकता है, चुनाव आचार संहिता कभी भी लागू हो सकता है 6 तारीख के बाद। लेकिन 6 तारीख तक सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। चूंकि जो आपने अभी बात की कि चुनाव अधिकारी आ रहे हैं, तो वो परिसमीक्षा बैठक करेंगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वहाँ के एसपी से। चूंकि वो समीक्षा करेंगे कि हमने जो चुनाव की तैयारी कर रखी है, किस तरह की तैयारी की है और इसमें हम लोग कितने चरणों में ये चुनाव करा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी बात होनी बाकी है और वो बैठक होगी। 4 या 5 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, चुनाव निर्वाचन आयुक्त जो है, यानी कि संभावना है कि दुर्गा पूजा के बाद निर्वाचन आयोग के अधिकारी आएंगे, बैठक करेंगे और फिर संभव है कि इसी दौरे पर ही वो चुनाव की तारीख की घोषणा कर जाएं या फिर दिल्ली लौटने पर चुनाव की तारीख की घोषणा करें। लेकिन अब चुनाव की तारीख की घोषणा बस होने ही वाली है। हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो एसआईआर यानी कि गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद वो मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें दर्ज वोटर ही अब बिहार विधानसभा के चुनाव में मतदान के पात्र माने जाएंगे। इनके अलावा जो नए नाम जुड़ेंगे, जो योग्य नाम है मतदाताओं के, उन्हें जोड़े जाने के बाद जो लिस्ट में शामिल होंगे वो वोटर के अधिकारी होंगे। जिनका नाम नहीं होगा वो वोट करने के लिए पात्र या योग्य मतदाता के तौर पर नहीं माने जाएंगे। और इसको लेकर आने वाले दिनों में सियासी गहमागहमी तो स्वाभाविक तौर पर बढ़ने वाली है। चलिए झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड में सरकार के अभियान ने, सुरक्षा बलों के मेहनत ने झारखंड के सबसे कुख्यात इलाके को अब पर्यटन स्थल में तब्दील करने का विकल्प खोल दिया है और इसके कारण नक्सलियों की परेशानी बढ़ गई है। नक्सलियों को सिर्फ 2 विकल्प दिया गया है, या तो आप सरेंडर करें या सुरक्षा बल के जवानों की गोली खाएं। और ऐसे में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है बड़ी संख्या में और साथ साथ संघर्ष विराम की मांग कर रहे हैं। नक्सली माओवादी संगठन संघर्ष विराम की मांग सरकार द्वारा न माने जाने के विरोध में 5 राज्यों झारखंड, बिहार, बंगाल, असम और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बंद बुला रहे हैं। 15 अक्टूबर को बंद बुलाया गया है, लेकिन उससे पहले 1 सप्ताह तक प्रतिरोध सप्ताह मनाएंगे 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। और संभव है कि सुरक्षा बल भी नक्सलियों के इन्हीं गतिविधियों के इंतजार में होंगे, इनके पूरी तरह से सफाई को लेकर। तो एक तरफ नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, नक्सलियों के सफाई में जुटी सरकार और सुरक्षा बल के जवानों के अभियान में थोड़ी ब्रेक लगाए, इसकी मांग सरकार से कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने उनकी मांग ठुकरा दी है, तो अब वो अगले महीने की 15 तारीख को बंद बुला रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी अमला सबसे नक्सल प्रभावित झारखंड का जो इलाका सारंडा का जंगल है, उसे अब सफारी के तौर पर विकसित करने की तैयारी में जुटा है, जिसकी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चाईबासा सारंडा जंगल के कायाकल्प की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम सारंडा जंगल के दौरे पर रवाना हुई है। कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि सरकार इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए वन्य जीव अभयारण्य के तौर पर विचार करे, उस दिशा में पहल करे और त्वरित कार्रवाई के निर्देश के बाद सरकार की ओर से ये पहल होती दिख रही है। वित्त मंत्री के साथ 5 सदस्य सारंडा के जंगल में माहौल जांचने, माहौल भांपने पहुंचे हैं। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे संदीप का रुख करते हैं। संदीप, एक तरफ
खार खाए नक्सली, खत्म होने के कगार पर पहुंचे नक्सली अब संघर्ष विराम के लिए गुहार लगा रहे हैं। सरकार ने उनकी गुहार ठुकरा दी है तो बंद बुला रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ये साफ दर्शा रही है कि नक्सल प्रभावित इलाकों को नक्सलियों से मुक्त करके अब उन्हें टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है। यदि झारखंड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ से कई ऐसे अभियान पुलिस विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं और इसके अंतर्गत अभी तक पुलिस महकमे की बात करें तो कई नक्सलियों को मार गिराने का काम झारखंड पुलिस के द्वारा किया गया है। हालांकि पिछले 14 सितंबर की बात करें तो हजारीबाग में जो कुख्यात नक्सली थे उनको पुलिस ने मार गिराया था और कहीं ना कहीं इसका विरोध जो नक्सली संगठन है उनके द्वारा किया गया है और कई पर्ची उनके द्वारा भेजे गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं वे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा जो भी मुठभेड़ दिखाए जा रहे हैं वे फर्जी मुठभेड़ दिखाकर जो उनकी संगठन के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है और यह आरोप नक्सलियों के द्वारा लगाई गई है। इन सभी चीज़ों को लेते हुए उन्होंने यह घोषणा किया है कि 8 तारीख से यानी 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक वे जो अपना प्रतिरोध दिखाने का काम करेंगे। वहीं यदि 15 अक्टूबर की बात करें तो एक दिन में उन्होंने बंद भी बुलाया है, जिसमें 5 राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका है वहाँ पे 5 राज्यों में बंद की घोषणा की है। हालांकि दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सारंडा जो जंगल था नक्सलियों का एक समय गढ़ माना जाता था और कहीं ना कहीं वहाँ पे नक्सली ठहरने का काम करते थे क्योंकि घनघोर जंगल है और इसका फायदा नक्सलियों के द्वारा उठाया जाता था। पर अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें कि इस मामले को लेकर सरकार से जवाब तलब किया गया था और सरकार की तरफ से 5 मंत्रियों का एक जांच कमेटी बनाई गई है जो उस सारंडा जंगल का मुआयना करेगी और जो वस्तु स्थिति है उसकी रिपोर्ट तैयार करके वह कोर्ट को देने का काम करेगी, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। और जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर उनके साथ यह 5 सदस्यीय जो टीम है वह सारंडा जंगल पहुंचा है और जो जांच है वह की जा रही है। हालांकि देखा जाए जो प्रतिरोध सप्ताह नक्सलियों के द्वारा घोषित किया गया है 8 से 15 अक्टूबर तक और 15 जो अक्टूबर है उस दिन एक दिन का बंदी 5 राज्यों में किया गया है। इसको लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड में है और खासकर उन इलाकों में जो बॉर्डर इलाका होता है जो झारखंड बिल्कुल वो तो बात की बात है। संदीप एक चीज और समझना चाहेंगे, क्या मंत्रियों के इस दौरे से आसपास के लोगों को या फिर झारखंड के लोगों को यह भरोसा हो पाएगा कि नहीं जो सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका था वहां जाना भी अब सुरक्षित है, खतरा नहीं है अब? जी पिछले वर्षों की बात करें तो आपने देखा होगा कि कई पुलिस के जवानों के द्वारा जो नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ है तो कई इस मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराने का काम झारखंड पुलिस के द्वारा किया गया है। हालांकि यही वजह है कि झारखंड में अब नक्सलियों का सफाया होता जा रहा है और जो संख्या पहले थी वह अब घटकर काफ़ी कम हुआ है। हालांकि सारंडा की बात करें तो सारंडा जंगल कहीं ना कहीं एक बार नक्सलियों के गढ़ के रूप में माना जाता था। हालांकि जो खौफ था वहाँ रात की बात छोड़ें, यदि दोपहर के बाद से ही उन इलाकों में लोग नहीं जाते थे डर की वजह से। पर कहीं ना कहीं अब सरकार ने जो पहल शुरू की है कि सारंडा जंगल को वन्य जो जीवों के या वहाँ पे कैसे उसको डेवलप किया जाए ताकि जो टूरिस्ट है वे वहाँ पे घूमने के लिए जा सके। तो जब तक सुरक्षा सरकार मुहैया नहीं कराएगी तब तक लोगों का जाना वहाँ पे संभव नहीं है। रही वजह है कि सरकार अपने मंत्रियों को एक जाँच कमेटी जो 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है उनमें सभी मंत्रियों को शामिल किया गया है। भरोसा जगाएगा कि नक्सल विरोधी अभियान में सरकार को सुरक्षा बल को पर्याप्त सफलता मिल रही है और सारंडा जो अति नक्सल प्रभावित इलाका था उसे नक्सल मुक्त करके अब वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि सफारी यानी कि पर्यटकों के लिए एक सुहाना एहसास कराने वाला स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है और ये सरकार की सराहनीय पहल है। दूसरी ओर नक्सली बौखलाए हुए हैं, उनके संघर्ष विराम की मांग सरकार ने ठुकरा दी है और ऐसे में वो अपनी मौजूदगी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में प्रतिरोध सप्ताह के साथ साथ बंद बुलाकर 5 राज्यों में दर्शाना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं कि इसका कोई
फायदा उन्हें होने वाला है। उल्टे सुरक्षा बलों को एक और मौका मिल जाएगा नक्सलियों के सफाए का। तो नक्सलियों के सामने दो विकल्प है, या तो हथियार डालें या फिर गोली खाएं अगर प्रतिरोध करेंगे तो। धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। सारंडा के जंगल को टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित किया जा रहा है और मंत्रियों का वहां जाना, स्थिति का आकलन करना, हालात को समझना, वहां ग्राउंड पर पहुंचकर ये दर्शाना कि हां अब ये इलाका सुरक्षित है, नक्सलियों का खौफ अब यहां नहीं है, ये आने वाले दिनों में झारखंड के पर्यटन को और बेहतर बढ़ावा देने वाला कारण बन सकता है। चलिए हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।